हमारे रोचक और रोमांचक उद्घोषक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो साहित्यकार हैं, आप हिंदी के प्राध्यापक भी हैं और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रदेश समिति के अध्यक्ष राम बाबू कुमार यादव जी, माननीय हमारे हरिनारायण भोनियार जी, लगातार प्रदेश सभा के मान्यगण, केंद्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिला समिति, लगातार विभिन्न समितियों में विभिन्न पार्टी के तौर निकाय के साथी लोग, और अभी हमारे पार्टी के आम आदमी से जनता समाजवादी के नेता मधुमाया जी लगाए, उनके साथ सभी साथीगण और उपस्थित मित्र। सबसे पहले तो मधुमाया जी लगाए आम आदमी, पहले पूर्व आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को, सभी नेताओं को जनता समाजवादी पार्टी में मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप समूह का हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग फिर इकट्ठे अपने ही घर में जमा हुआ है ना, कोई दूर से या कोई अपरिचित नहीं है। हम लोग एक साथ थे और घूमते घूमते फिर हम लोग एक साथ हुए और एक साथ होके हम लोग एक शक्ति का निर्माण करें, इसमें संकल्पित के साथ आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप में आम आदमी के जो नेता या विभिन्न समितियों में, विभिन्न संगठनों में कार्यरत जो साथी लोग हैं जनता समाजवादी पार्टी में, आप सबों को आपके अनुभव, क्षमता और कार्य कुशलता के आधार पर सबों को पार्टी में ससम्मान के साथ जिम्मेवारियां दी जाएंगी। और अभी नेपाल के राजनीति में काफी परिवर्तन दिखाई दे रही है और काफी परिवर्तन की ओर अग्रसर है। और हमें पीछे जब मोड़ के देखते हैं तो मधेश जन आंदोलन या मधेश जन विद्रोह, जो विगत में मधेसी जन अधिकार फोरम के द्वारा आयोजन या संचालन किया गया मधेश का ऐतिहासिक जन विद्रोह के कारण से ही, उसी के परिणाम आज नेपाल का राजनीतिक परिवर्तन पिछले परिवर्तनों से फर्क हुआ है। मधेश जन विद्रोह से पहले भी कई आंदोलन हुआ है, कई जन आंदोलन हुआ है, लेकिन सभी आंदोलनों ने शासन को बदला है, शासक को बदला है, सत्ता परिवर्तन हुई है। लेकिन मधेश जन विद्रोह ने इस मुल्क में शासन प्रणाली को ही बदल दिया और नेपाल को एकात्मक प्रणाली से आज संघीय राजतंत्रात्मक प्रणाली से आज नेपाल जो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल है, अगर मधेश जन विद्रोह नहीं हुआ रहता तो ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक परिवर्तन है। इतना नहीं, जो मधेसी जन अधिकार फोरम से जो पहचान, मधेश स्वायत्त प्रदेश की स्थापना, अपनी पहचान की मान्यता, अपना समानुपातिक समावेशिता, लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक,
सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ, आज वो अगर हम पीछे मोड़ के देखते हैं तो मधेश जनविद्रोह से पहले, जैसे हमारे माननीय जी बता रहे थे कि जब लोग अपने ही देश के राजधानी पहुंचते थे काठमांडू या यहीं भी, तो मधेशियों को मदी से धोती भाई, बिहारी, इंडियन क्या क्या कह करके अपमानित किया जाता था और उन्हें अपने देश के नागरिक के तरह स्वीकार और व्यवहार भी नहीं होता था। आज उसी मुल्क में मधेश जनविद्रोह की उपलब्धि है कि आज मधेश प्रदेश का स्थापना हुआ और इससे मधेशियों को एक पहचान मिली है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, कहेंगे हम मधेसी हैं, तो कहेगा कि नेपाल के हो मधेश प्रदेश के वासी। जैसे कोई पंजाबी अमेरिका में हो या कनाडा में हो या बेलायत में हो, वो अगर कहे हम पंजाबी है तो क्या समझेंगे, भारत के पंजाब से हैं। कोई बंगाली है तो कहेंगे बंगाल से है, वो एक पहचान है। और आज मधेसी धरती के किसी कोने में जाए और वो कहे मधेसी, तो उनकी पहचान नेपाल और मधेश के लोगों के रूप में वो स्वयं पहचान पाएगा। अब नेपाल में कोई भी मधेसी या मरसिया नहीं कह सकता, उसे मधेसी ही कहना पड़ेगा। यह पहचान के साथ साथ अपने प्रदेश की स्थापना। आज गणतंत्र नेपाल, जो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल होना ही एक बहुत बड़ी महान ऐतिहासिक उपलब्धि है। इन सारे उपलब्धि मधेश जनविद्रोह और भी आंदोलनों का योगदान रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मधेश जनविद्रोह का उपलब्धि। लेकिन अभी बहुत बाकी है। हम लोगों को हजारों माइल चलना है, अभी तो एक आध कदम ही आगे बढ़ पाएंगे। अभी भी मधेश सिर्फ 8 जिला ही नहीं है। मेची से महाकाली तक तराई के बुबा यह मधेश ही है। और जो पूरब मधेश प्रदेश से पूरब, जिसको 1 नंबर प्रदेश कहते हैं, वहां भी मधेश है, मधेशी है। उन्हें ऊपर के 14 जिलों के साथ मिला दिया गया है और वहां के मधेशियों का अस्तित्व भी संकट में है। इस तरह से उनकी पहचान मिटती जा रही है, जैसे समुद्र में अगर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो वह विलीन हो जाएगा। इसलिए हालत वहां की मधेशियों का है। उनके लिए भी लड़ना है। साथ साथ यहां से पश्चिम नारायणी नदी से कंचनपुर तक भी मधेश है और वहां रहने वाले मधेसी, थारू लगायत के जो समुदाय है मधेश के, उन्हें भी टुकड़े टुकड़े करके ऊपर में इसलिए जोड़ दिया गया है ताकि उन पे हमेशा शासन किया जा सके और शोषण किया जा सके। इसे भी हमें बदलना, उनकी लड़ाई के लिए भी लड़ना है और इस संरचना को बदलना है। यानी जनता समाजवादी पार्टी 10 प्रदेश प्लस 1 है, 10 प्रदेश की अवधारणा है, जिसमें नारायणी से पूर्व एक मधेश और नारायणी से पश्चिम दूसरा, और उन्हें स्वायत्ता और सुशासन भी प्राप्त करनी है। और जनसंख्या के आधार पर हर, चाहे वो संसद हो, चाहे सरकार हो, चाहे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, हर क्षेत्र में अपनी जनसंख्या की हैसियत के मुताबिक मालिकाना हक, प्रतिनिधित्व और भागीदारी प्राप्त करने की लड़ाई अभी लड़नी है। इसलिए मैंने कहा बहुत ही संक्षिप्त में कि हमें काफी दूर आगे निकलना जाना है, लेकिन हम लोग शुरू में ही शुरुआत से कुछ कदम आगे बढ़ पाए।
हमें लड़ना बहुत है, आगे संघर्ष है। और हम लोगों ने देखा कि कुछ साथी लोग यहाँ लड़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे, हम चुपचाप जो कितना कौन लड़ रहा है। ये होता है जब आगे दूसरा लड़ने वाला नहीं होता तो अपने में लड़ जाते हैं। हमने वो एक तो एनिमल प्लैनेट, एनिमल चैनल आता रहता है तो बड़ा गौर से देखते हैं। तो होता क्या है कि कभी काल शेर के बच्चे सब है ना, तो अपने आप लड़ते हैं, अपने आप में खूब लड़ते रहते हैं जंगल में शेर के बच्चे। तो मैंने एक विशेषज्ञ पूछा कि भाई ये लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? तो विशेषज्ञ जो है उन्होंने कहना है कि ये इसलिए आपस में लड़ते हैं कि ये लड़ना सीखते हैं, आपस में लड़ते लड़ते रहते हैं, वो लड़ना सीखते हैं, और आगे जब शिकार आ जाता है तो फिर सब मिल करके उस शिकार पे झपट जाते हैं। तो हमारे शेर लोगों का भी यही है, आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब आगे शिकार में चले आए तो सब मिलकर के उस पर झपट जाते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान होगा वहां भी, बड़ी गौर से देखिए, कभी काल क्या होता है कि शेर भी आपस में लड़ने लगते हैं, इतनी बुरी तरह से लड़ते हैं कि एक दूसरे को घायल कर देते हैं। जब ये घायल होकर बैठ जाता है तो उसका झुंड जो है छोटा हो जाता है। जब छोटा झुंड हो जाता है तो उसमें एक जानवर होता है लकड़हारा जिसको कहते हैं, वह शेर को घेर लेता है चारों ओर से और उसको मार डालता है, राजा को खत्म कर देता है। तो हमारी लड़ाई इस तरह की नहीं होना चाहिए कि हमारा ही लोग घायल होकर पड़ जाए और हम अकेले पड़े और दूसरा शिकार कर ले हमारा, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग भूलवश कभी कभी उस रास्ते में चले जाते हैं। बर्बाद तो अपनी से होता है। कहते हैं घर में दिया तो जलाते हैं उजियाला करने के लिए, लेकिन वही दिया अगर गलत तरीके से प्रयोग हो गया, मिस्टेक हुआ, तो क्या होता है उस घर का? घर ही जल जाता है। तो यहाँ ख्याल ये रखना पड़ेगा कि हमारी आपस की लड़ाई से हमारी शक्ति इतनी कमजोर ना हो जाए कि दूसरा झपट करके साफ कर दे, वहां नहीं पहुंच। आपस में बैठ के सुलह करना, समझ करना। जब जब मधेश आंदोलन आगे बढ़ा है, आप लोगों को याद होगा, जब तक हम संगठित हुए हैं, जब जब हम लोगों ने कुछ उपलब्धियां हासिल की है, तो चारों ओर से प्रहार हम लोगों के ऊपर हुआ है। बार बार अंदर से भी प्रहार हुआ, बाहर से भी प्रहार किया गया। अंदर से प्रहार और बाहर से दोनों ओर से प्रहार हुआ है। बाहर के प्रहार को तो हमने परास्त किया हमेशा, लेकिन अपने अंदर की जो होती है, जो लोग रहा है, उसकी प्रहार जो है उसने घायल संगठन को बार बार किया है, फिर भी आगे बढ़ा। तो इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी भी जाल बिछा के रखा है कुछ लोगों ने, ताकि ये मलेशिया आपस में लड़ेगा और इस जाल में फंसेगा और ले जाकर के कहां ना कहां बिग देंगे। इसमें ध्यान रखना होगा, सचेतना भी उतनी ही जरूरी है। और अब हमारी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में जो अब हमारी लड़ाई, इसे सुदृढ़ करना है, प्रदेशों को अधिकार संपन्न बनाना है। प्रदेश सरकार तो है, लेकिन एक तो पुलिसों अपना नहीं है, एक तो खरीदार मुखिया भी अपना नहीं। ऐसा भी कोई सरकार होता है? सरकार है कहें तो ऐसा सरकार जिसके पास कुछ नहीं है, एक तो गाड़ी है, एक तो झंडा है और 2-3 ठो गार्ड घूमता है। लेकिन सरकार किसे कहते हैं? जिसके पास प्रशासनिक अधिकार और शक्ति हो, सुरक्षा शक्ति हो, न्यायिक शक्ति हो, आर्थिक स्रोत और साधन पर अधिकार हो, वो न सरकार है। तो इसे सरकार रियली में प्रदेशों को स्वायत्त प्रदेश और सरकार, मजबूत सरकार, वास्तविक सरकार के रूप में रूपांतरित करना।
जहां अपने प्रदेश में अपना शासन और प्रशासन भी अपना हो, न्यायपालिका भी अपना हो। अभी तो खाली मंत्री एक है, अब बाकी सब दूसरे का है। यह बदलना है। इसके साथ साथ जो ये संविधान, अभी का जो संविधान है वह प्रतिगमनकारी संविधान। हम लोग प्रतिगमनकारी संविधान को अभ्यास कर रहे हैं। क्यों क्यों प्रतिगमनकारी का हम लोग? ये इसलिए प्रतिगमनकारी है कि जो 2063 साल में जो अंतरिम संविधान जारी हुआ था, उस अंतरिम संविधान को जला करके मधेश जन विद्रोह हुआ और तत्काल में जो मधेसी जन अधिकार फोरम और सरकार के बीच में समझौता हुआ और उसके तहत अंतरिम संविधान को संशोधन किया गया था और संशोधन करके उसके धारा 138 में लिखा था कि स्वायत्त मधेश प्रदेश सहित अन्य स्वायत्त प्रदेश है, यानी प्रादेशिक स्वायत्ता स्वशासन की बात उस संविधान में लिखा हुआ था। अंतरिम संविधान में जनसंख्या सामुदायिक जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक समावेशिता की बात लिखी हुई थी। उसमें स्वशासन पहचान लगाए के बहुत सारे सवाल उसमें थे। मधेश को स्वायत्त मधेश प्रदेश कहा गया था और इसके बाद पहले संविधान सभा में बहुत सारा प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ था, जहां स्वायत्ता स्वशासन जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय लगाए बहुत सारे प्रावधान आगे बढ़ चुका था। इन दोनों प्रावधानों को जो अंतरिम संविधान में रहा उस उपलब्धियों को और जो पहले संविधान सभा ने पास कर दिया था, इन सारे को पीछे ढकेल करके और इन सारी प्राप्त अधिकारों को छीन करके इससे पीछे हटके ये जो संविधान जारी हुआ, इसलिए इसे प्रतिगमनकारी संविधान कहा गया। पहले संविधान में जो प्राप्त अधिकार था उसे भी इसमें छीना गया, तो वो प्रतिगमनकारी है। फिर इतना होते हुए भी कुछ बातें इसमें भी है, जैसे गणतंत्र है, संघीयता है, लोकतंत्र है, मौलिक है, तो ऐसी बातें कुछ तो है। ये भी हमारी आंदोलन की उपलब्धि है। इस उपलब्धियों को संरक्षण करते हुए हमें बाकी उपलब्धि प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। जनता समाजवादी पार्टी का संविधान संशोधन और परिमार्जन के पक्ष में हम लोगों ने आवाज उठाया। कई बार समझौता भी हुआ है, लेकिन संशोधन और परिमार्जन नहीं हो पाया। सबसे पहले जरूरी है कि यह 7 प्रदेश जो है, 7 प्रदेश की संरचना ही अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक है, इसे बदलना होगा। मधेश की वो बदलेंगे क्या? तो हम लोगों ने कहा है कि उच्च स्तरीय जो सरकार के द्वारा बनाया गया था अंतरिम संविधान के में रह करके राज्य उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग बना। आयोग का प्रतिवेदन था कि 10 प्रदेश बनाओ और वह 10 प्रदेश अधिकार संपन्न होगा, उसे पहचान और सामर्थ्य के आधार पर तय किया जाएगा, जिसमें मधेश को 2 भागों में बांटा गया, नारायणी से पूर्व एक पश्चिमी। इसी तरह से पूरा और बाकी जो है 8 प्रदेश पहचान और सामर्थ्य के आधार पर जाएगा। और अभी ना सामर्थ्य ना पहचान के आधार पर बना हुआ प्रदेश है और केवल 8 जिला ही मधेश नहीं है। इसलिए हमें राज्य की जो पुनर्संरचना है इसको सुधार करके हमें 10 प्रदेश की अवधारणा में आगे बढ़ना। 10+ एक है गैर भौगोलिक है, लेकिन मूल आधार 10 प्रदेश ही है। और इसके साथ साथ हमें शासकीय स्वरूप जो है, अभी का जो ये शासकीय स्वरूप जो है ये वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, यानी ब्रिटिश का
मॉडल, उसको भी विकृत करके रखा गया। जैसे आप कहेंगे कि अभी कौन सा व्यवस्था है, तो कहेंगे कि संसदीय व्यवस्था है नहीं, लेकिन संसदीय प्रणाली में संसदीय सर्वोच्चता होता है। और संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ है कि संसद में जब कोई भी सरकार अपना बहुमत खत्म हो जाए तो वह सरकार से हट जाए। यहां तो क्या है कि 2-2 साल तक तो कुछ भी नहीं कर सकते, यानी संसदीय सर्वोच्चता भी नहीं है। दूसरा होता है कि संसद का नेता सरकार का प्रमुख होता है और उन्हें प्रेस मैंडेट लेने का अधिकार होता है, वो भी नहीं है। इसलिए संसदीय व्यवस्था है भी नहीं है, ये विकृति है। इस विकृति प्रणाली के चलते क्या हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता और दिशाहीनता में मुल्क जा रहा है। इसे खत्म करना होगा। जब तक मुल्क दिशाहीन रहेगा, राजनीतिक अस्थिरता रहेगा, और इस दिशाहीनता और अस्थिरता के दौर में नेपाल जैसे अल्प विकसित मुल्क विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इस प्रणाली को बदलना होगा। इस प्रणाली को बदल करके हम लोगों ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और देश की आर्थिक गति को आगे बढ़ाने के लिए जो है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुखों और समावेशी समानुपातिक समावेशी संसद बने, और संसद से सरकार ना बने। सीधे जनता सरकार प्रमुख बनाएगा और सरकार को जो जनता के जो राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुख या कार्यकारिणी प्रमुख हो वो अपना सरकार बनाएगा। सांसद लोग जो है 5 मिनट रुक जाओ, 4-5 मिनट। जो सांसद या प्रदेश सभा के सदस्य हैं वो विधायक हैं, तो विधायन संबंधी कार्य में लगेंगे। तो अभी के जैसा संसदों में विकृति नहीं दिखाई देगी। बड़े कठिन से अभी कैसा विकृति है ये नेपाल में नहीं, इस तरह की व्यवस्थाएं जहां जहां है अधिकांश मुल्कों में विकृतियां हैं, नेपाल में ज्यादा ही है। मैंने देखा इन्हीं आंखों से, भोगा भी। जब बड़ी कठिन से जनता लोग विश्वास करके सांसद को भेजते हैं ताकि वो हमारा भविष्य बनाएगा, देश का भविष्य बनाएगा। आप तो इसलिए नहीं भेजते हैं कि बकरे और मुर्गे के भाव में बिके। हमारा नेता बकरे और मुर्गे के भाव में जाकर के बिके, खुद को बेच ले और खुद अपना भविष्य बनाए, लेकिन देश और जनता को लात मारे। ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना, लेकिन ऐसा भी होता है क्योंकि ये प्रणाली गलत है। मैं व्यक्ति का दोष नहीं देगा, ये क्या है, सिस्टम ही गलत है। इस तरह के सिस्टम को बदलना है ताकि देश तरक्की के मार्ग पे आगे बढ़े। फिर दूसरी चीज की इसी और एक विकृति है। विकृति क्या है कि निर्वाचन प्रणाली में बड़ा विकृति है। निर्वाचन प्रणाली में और ये गरीब मुल्क में अत्यंत महंगा निर्वाचन प्रणाली है, जिससे ये देश क्या है, किसानों का, गरीबों का देश है ना। 80% लोग का जीवन कृषि में है, किसान है। और चुनाव प्रणाली इतना महंगा है कि एक गांव पालिका के अध्यक्ष को चुनाव लड़ने के लिए सबकी बस की बात नहीं। संसद तो दूरे रहा, और वहां ये महंगी निर्वाचन प्रणाली से क्या होता है, जो कर्मठ हो या योग्य हो, ईमानदार हो, देश की सेवा करना चाहे, तो वो चुनाव खर्च के डर से वो पीछे हो जाते। इसलिए निर्वाचन प्रणाली ऐसी हो जहां न पार्टी को खर्च करना पड़े न उम्मीदवार को खर्च करना पड़े। ऐसा निर्वाचन प्रणाली दुनिया के 71 देश में सफलतापूर्वक है। वहां कोई ना कैंडिडेट को खर्च करना पड़ता है, ना पार्टी। उन चुनाव प्रणाली क्या है, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जहां पार्टी के अंदर एक निर्वाचन होता है वो लिस्ट बनाने में, दूसरा जनता के बीच में, जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट दे स्वतः उस पार्टी के निर्वाचित होगा।
तो पार्टी को भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, कैंडिडेट को भी नहीं है, और सामान्य प्रसार की बात रही है वो राज्य व्यवस्था करती, ताकि चुनाव में विकृतियां ना हो। इसलिए ये अभी की जो चुनाव प्रणाली है यह भी गलत है, शासकीय स्वरूप भी गलत है। ये गलत को जब तक करेक्शन नहीं करेंगे तो कैसे होगा। दूसरा करेक्शन करना है कि न्याय प्रणाली। आप लोग जो लोग मुद्दा लड़ते होंगे जानते होंगे कि एक सामान्य परिवार के लोग नीचे से लेकर सर्वोच्च तक चुनाव मुद्दा लड़ते लड़ते वो कंगाल हो जाते हैं, समय में फैसला भी नहीं हो पाता, और न्याय प्रणाली भी बहुत ही महंगा हो चुका है। तो जब न्याय को खरीदना पड़ता है आजकल के, जहां न्याय खरीदना पड़े तो वहां न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए न्याय प्रणाली भी हर के पहुंच में जाए और कोई भी व्यक्ति खर्च के अभाव में न्याय प्राप्ति से वंचित ना होना पड़े, ऐसी न्याय प्रणाली की जरूरत है। ये बहुत सारे परिवर्तन लाना जरूरी है। इसके साथ साथ ये राजनीतिक अधिकार की परिवर्तन, इसी साथ साथ जो है आर्थिक क्षेत्रों में भी अभी दिशाहीन अर्थतंत्र है नेपाल। इससे आगे जा रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। एक तो आर्थिक जो नीतियां हैं उसे परिवर्तन करना होगा, जैसे भूमि संबंधित नीति। आज के युग में कृषि को जब तक आधुनिकीकरण नहीं कीजिएगा, औद्योगिकरण नहीं कीजिएगा और उसको व्यापारीकरण ना हो उत्पादन, तब तक जो है यहाँ का गरीबी बेरोजगारी हल ही नहीं हो सकता। इसलिए नई कृषि व्यवस्था प्रणाली नीति में बदलाव चाहिए, औद्योगिक नीति में परिवर्तन हो। अब यहाँ क्या है कि पिछले जमाने में मुनाफे में रहा कोई उद्योग धंधा बंद है, उसे बीरगंज में भी बहुत है। इन्हें पूरा संचालन करते हुए औद्योगिकरण कृषि का आधुनिकीकरण करते हुए अगर जल स्रोत और पर्यटन और मानव संसाधन का विकास करें तो नेपाल बहुत जल्द दुनिया के समृद्धि मुल्कों के हारी में आने का संभावना है। प्रचुर आधार है कि हम समृद्ध मुल्क बन सकते हैं। समृद्धि यानी विकास, विकसित और समृद्ध नेपाल का निर्माण करने के लिए पूरी आर्थिक प्रणाली को बदलना होगा और जो चुहावट और जो करप्शन है उसको न्यूनीकरण करना ही। इसलिए आर्थिक प्रणाली को भी बदलना है। इसके साथ साथ जो हमारे सामाजिक क्षेत्र में जो कई संस्कृति के नाम पर, परंपरा के नाम पर, चलन के नाम पर जो बहुत सारे विकृतियां हैं, इसे बदलना होगा। इन सभी कार्यों के लिए शुरुआत कहां से किया जाए? तो हमें लगता है कि शुरुआत हमें अच्छी शिक्षा से करना, क्योंकि दुनिया में जिसने भी विकास किया, आपको सबको मालूम है कि दूसरा विश्व युद्ध में जापान ध्वस्त हो चुका था। जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम बरसाया गया तो ध्वस्त जापान हुआ, अमेरिका ने उसे ध्वस्त कर दिया था। लेकिन 30 साल के बाद जापान अमेरिका से भी आगे बढ़ गया। विश्व का सबसे बड़ा धनिक देश जापान बन गया। तो वहां के नेताओं को पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो जापानीज युवा सब रहा उन्हें विदेशों में, देशों में जो बेहतरीन शिक्षा है उसे दिया गया और वो शिक्षित युवाओं ने आकर के जापान को बना दिया। और ये देखिए जैसे शिक्षा आपको सिंगापुर में 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ। जब वो अलग हुआ था तो बंजर जगह था, बंजर पथरीला जगह था, कुछ मछुआरे लोग वहां रहते थे, पूरा खंडहर का जैसा, कुछ उत्पादन कहीं नहीं था। तो ली कुआन उन्हें वो जब यहाँ आए
तो वो रो रहे थे, भाई कैसे इस बंजर में हम कैसे काम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो आज संसार में सिंगापुर देखने का लायक जगह है। विकसित देशों में विकसित देश है। और ये कैसे हुआ? 30-40 वर्ष में इतना कैसे हो गया? संसार का सबसे विपन्न जगह, संसार का सबसे समृद्ध जगह में रूपांतरण 40 वर्ष में हो गया। तो उनका लिखवान का एक किताब है, थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट सेंस, यानी अत्यंत पिछड़ा हुआ से विकसित में जाने की उनकी जो रही, वो किताबों में लिखा है लास्ट में कि हमने सिंगापुर के युवाओं को, लोगों को अच्छी शिक्षा दी और वो लोग सिंगापुर बना दिया। आज चीन की जो तरक्की देख रहे हैं, अमेरिका में जितना 400 वर्ष में जितनी विकास किया, उससे आगे 40 वर्ष में ही चाइना पर चला गया। कैसे इतना दूरी कवर किया? तो चीन में जाएंगे तो ऊपर से हम लोग जब प्लेन से नीचे देखते थे तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई देता। तो पूछते थे कि ये क्या चीज है, तो वो कहते हैं ये स्कूल है, ये कॉलेज है। उन्होंने भी क्या किया चाइनीजों ने कि बेहतरीन शिक्षा दिया और वो चाइना का निर्माण कर रहा। यानी शिक्षा को जब तक बेहतर नहीं बनाएंगे तो मुल्क नहीं बनेगा। यह कहा भी जाता है किसी भी देश का शिक्षा और संस्कृति, ये दो चीज को बिगाड़ दीजिए, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। हमारे यहां सबसे बर्बाद का क्षेत्र कौन है? शिक्षा ही। क्या हाल हो रहा है? सरकारी स्कूलों का हालत, सरकारी कॉलेजों का हालत देखिए। तो ये जो शिक्षा को में परिवर्तन करना ही होगा। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य में, और जब शिक्षा और स्वास्थ्य दो दुरुस्त हो जाए तो बाकी काम तो खुद कर लेगा। यानी कोई भी व्यक्ति दिमाग से इंटेलिजेंट हो और शरीर से स्वस्थ हो तो उस देश को बनने में कोई देर नहीं लगा, वो सब बना देगा। तीसरी शुरुआत वहां से करनी है। लेकिन हमारे देश के जो कांग्रेस कम्युनिस्ट है, इनको कौन समझाएगा? ये लोग सबसे पहले बर्बाद करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य, तो ये मुल्क बनेगा कैसे? तो इसे परिवर्तन की ओर ले जाना है। यानी हमें एक पिछड़ा हुआ मुल्क से एक समृद्ध मुल्क की ओर ले जाने का कार्य करना है। इसके साथ साथ और कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में आज भी मधेशियों के साथ भेदभाव है, आज दलितों के साथ भेदभाव है, जनजातियों के साथ भेदभाव है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव है, आर्थिक रूप से विपन्न वर्गों के साथ भेदभाव है, खारवों के साथ भेदभाव है। जो ये भेदभाव और विभेद और असमानता है जो राज्य के द्वारा नीतिगत रूप से किया जा रहा है, उसे सबसे पहले उखाड़ फेंकना है, तभी ना समाज का निर्माण होगा। तो इन सारी लड़ाइयों को अभी हमें आगे बढ़नी है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हमें हजारों मील जाना है, लेकिन हम लोग कुछ ही कदम आगे बढ़ पाए हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमें संगठित और शक्तिशाली होना होगा। तो इसकी दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हमें संगठित हो और एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स का निर्माण करें। दूसरा, इसके साथ साथ हमें शक्ति का अर्जन कहां से होगा? शक्ति का दूसरा अर्जन होता है चुनाव से, या क्रांति से, या चुनाव से। और चुनाव से हम लोग जो अपने विचार से अपने मुद्दे को लेकर के जनता को हमें सचेत कराना होगा। सचेत जनता को हमें संगठित करनी होगी और उस सचेतना को हमें चुनाव में वोट में रूपांतरण करना होगा। और वोट में रूपांतरण करने के बाद वह शक्ति में रूपांतरण होगा और वह शक्ति से हमें परिवर्तन को आगे बढ़ाना। इसलिए कि यह भी एक अभ्यास है कि अब तो हम लोग स्थानीय चुनाव में आ गए। अब हम लोग स्थानीय चुनाव में बहुत सारे लोग कहते हैं टिकट किसको मिलेगा,
भाई टिकट देने वाले आप लोग हैं, किसको दीजिएगा वो इसी को मिलेगा। संगठन में जिला कमेटी होगा, नगर कमेटी होगा, प्रदेश कमेटी होगा, केंद्र कमेटी होगा, संस्थागत हिसाब से जिसे आप निर्णय करके दीजिएगा उसी को मिलेगा। लेकिन निर्णय करते वक्त जब आप न्यायाधीश बन जाएंगे, निर्णय करते वक्त तो न्याय तो करना ही पड़ेगा, और न्याय करते वक्त व्यक्ति का योगदान को कभी मत भूलिएगा। उस व्यक्ति का योगदान पार्टी के प्रति समर्पण और योग्यता और क्षमतावान व्यक्ति को ही आगे बढ़ाएगा। नहीं तो क्या होता है, हमने देखा कि बहुत सारे लोग हार गए तो भाग गए, और जीत गए तो हम थोड़ी पार्टी क्या किया, हमने जीता है ना, पार्टी से मतलब ही नहीं है। तो इस तरह का ना हो, पार्टी के प्रति समर्पित हो, व्यक्ति योग्य और सक्षम भी हो और उनका योगदान भी हो, ये आधार मान करके आप लोग आगे बढ़ेंगे और उसकी तैयारियों में जुट जाइए। छलफल करना, विचार विमर्श करना शुरू कर दीजिए। अभी से विचार विमर्श करते आगे बढ़िएगा तब ना समय पर निर्णय कर पाइएगा, और इसकी ओर लग जाए। और ये स्थानीय चुनाव में हम अधिक से अधिक पालिकाओं को अपने साथ, अपने साथियों को विजय कराएं, पार्टी को विजय कराएं। इसके साथ प्रदेश और संसद के चुनाव हो, ये चुनाव आधार है उसके लिए, और आगे बढ़े। इसके बाद जितनी ताकत आप प्राप्त करेंगे निर्वाचन से, वही ताकत आपको उतनी अधिकार दिलाए। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है कठिन रास्ता है, सामान्य चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है ना। तो ये हमारे आगे है अभी, इसलिए निर्वाचन में जुटे, और हम लोग के पास जितना ताकत है, ऊर्जा है युवा लोगों का, इसको आपस में झगड़ा करके मत खत्म कीजिए। लड़ने वाला आ रहा है मैदान में, उससे मिलकर लड़ा जाए और उसे पराजित कीजिए तो मानेंगे जो किए हम लोगों ने, और उस ओर निशाना होना चाहिए। चुनाव स्थानीय चुनाव की ओर, और इसमें हम लोग जुटे और आगे बढ़े। और अभी देश में एक तरह का क्राइसिस जैसा, संकट जैसा अवस्था है। इससे पहले सरकार ने असंवैधानिक ढंग से संविधान के विपरीत संसद को भंग करके स्वेच्छाचारी शासन लादने का प्रयास किया। लोकतंत्र, संघीयता और गणतंत्र खतरे में पड़ गया, और उस खतरे से निकालने के लिए जनता समाजवादी पार्टी ने निर्णय किया और मैदाने जंग में उतरा, सड़क में उतरा। पीछे और भी पार्टी, नागरिक समाज आए, और हम लोगों ने सड़क की संघर्ष और न्यायिक संघर्ष भी लड़े, और लोकतंत्र को रक्षा किया गया, और लोकतंत्र विरोधी शक्ति को परास्त किया गया। आज लोकतंत्र की रक्षा हुई, संघीय गणतंत्र को तो हम लोगों ने बचाया एक खतरे से, लेकिन भविष्य में इस तरह का कई खतरा आने वाला है। अभी निश्चित होने की समय नहीं है। कई तरह का जाल, झेल और षड्यंत्र इस देश में हो रहा है संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को समाप्त करने के लिए। और अभी स्थिति ऐसी रही है कि हम लोग भी सरकार में सहभागी हैं। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन है, और हमारी उससे गठबंधन के लक्ष्य को तय करने के लिए साझा नीति और कार्यक्रम भी बना, लेकिन फिर भी दिशाहीनता खत्म नहीं हुई। अभी भी न्यायालय गतिरोध रहा है बहुत लंबे समय से, संसद गतिरोध रहा है। जिस देश में संसद भी गतिरोध हो और न्यायालय भी गतिरोध हो, और विकास निर्माण की कार्य भी जो है जनशक्ति और पूंजी के अभाव में बड़ी स्लो गति से आगे बढ़ रही है, तो इस संकट से निकालें कैसे?
हम लोगों ने बार बार गठबंधन में बातें उठाई और पार्टियों से बात हुई कि मुल्क के हित में ये गतिरोध को अंत किया जाए, लेकिन सुनता ही नहीं है। अपना चाल जो है पुरानी उसी चाल में लौट के चला आता। इसलिए क्या है कि इस गतिरोध को तोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए देश का नेतृत्व गतिशील शक्ति का निर्माण करके ही देश को बनाया जा सकता है। उस रूप में हम लोगों ने जनता समाजवादी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक गतिशील शक्ति के रूप में, ताकि इन उपलब्धियों को रक्षा करें और बाकी उपलब्धियों को प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। और इस प्रयास में अभी भी संसद गतिरोध है और नागरिकता विधेयक पड़ा हुआ। यह ऐसा व्यवस्था है जहां पिता के पास भी नागरिकता है और माता के पास भी नागरिकता। माँ बाप नागरिक और उनके संतान को नागरिकता नहीं दे रहा है। गैर नागरिक ये कैसे होता है? ये दुनिया में तो कहीं नहीं होता है, वो जो नेपाल में हो रहा है। इसको अंत करने के लिए नागरिकता विधेयक, ये संघीयता को कार्यान्वित करने के लिए संघीय निजामती आईन लगाए, तो बहुत सारा महत्वपूर्ण है अभी जो है संसद में पड़ा हुआ है। लेकिन उसकी चिंता कांग्रेस कम्युनिस्ट को एक रत्ती भर भी नहीं है। इसकी चिंता है तो जनता समाजवादी पार्टी को। और इसलिए क्या है, तो सिर्फ चिंता से तो नहीं होगा। उस चिंता को या अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए चुनाव में हमें शक्ति अर्जन करनी होगी और पार्टी को एकताबद्ध और मजबूत बना के आगे बढ़ना होगा, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। और सतर्क और जागरूक भी रहना होगा कि कहीं हमारी आपसी मनमुटाव का फायदा हमारे विरोधी जो है, जो इस मधेश आंदोलन के विरुद्ध में है, कहीं वो न उठा ले। ये भी सतर्क रहनी होगी। और आज की आवश्यकता ये है, इसलिए हम सभी साथियों को आग्रह करते हैं कि अब चुनाव में दौड़ें, सारा ध्यान उधर लगाएं, पार्टी को इकट्ठा, एकजुटता और अनुशासित बनाएं। फौज बड़ी हो, अगर अनुशासन ना हो तो वो कोई युद्ध नहीं जीत सकता है। छोटी सी टुकड़ी अगर अनुशासित है तो वो बड़े बड़े शक्ति को परास्त कर देता है। इसलिए क्या है कि अनुशासन और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। एकता और अनुशासन को बना के हम आगे बढ़े, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा निशाना उसूल होनी चाहिए। और निश्चित रूप में जो आम आदमी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी में समाहित होके जो आगे बढ़ेंगे, इससे निश्चित रूप में और भी ऊर्जा का संचार हुआ है और आगे दिन में आगे बढ़ने की और शक्तियां मिली है। इसलिए सबों साथियों को बधाई भी है, आगे बढ़ने की शुभकामना भी है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से चाहते हैं धन्यवाद। जय मधेश, जय मातृभूमि।